खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। आप इस वक्त प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं जी। सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज 15 मार्च यानी वस्त मार्च तक 50% मार्च आज है, यानी आज 15 तारीख है। सुबह के 8:37 हुआ चाहते हैं, यानी हम 2 मिनट आज आप लेट है आपके सामने, इसके लिए माजरत ख्वाह। लेकिन प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से 3 पड़ावों पर प्रोग्राम को ले आएंगे जी। पहले और दूसरे पड़ाव पर जहां जम्मू कश्मीर और मुल्क की सतह की जो खबरें हैं, आलमी खबरें हैं, उनसे आपको बाखबर करेंगे। तीसरे पड़ाव पर 9:40-45 पर आएंगे आप और हम बात करेंगे। आखिरी 15 मिनट जो है वो आपके लिए वक्फ रखे गए हैं। आप अपनी आरा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपकी आरा हमारे लिए मशअले राह रहती है। तो आज के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले माजी में आज क्या कुछ हुआ है, उनमें से अहम तरीन वाक़ात की अक्कासी करेंगे गौहर कुछे, जो नई दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 15 मार्च, आज के दिन क्या कुछ हुआ है मुल्क के अंदर और साथ ही साथ दुनिया भर के अंदर। कुछ अहम वाक़ात है जो हम आपके सामने रखेंगे। आज के दिन क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आज 15 मार्च 1236 में मशहूर सूफी बुज़ुर्ग, दुनिया भर के मशहूर सूफी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई है। और आज ही के दिन 15 मार्च 1907 में फिनलैंड ख़वातीन को वोट देने का हक़ उन्हें पहली बार यूरोपीय यूनियन ने दिया है। फिनलैंड ख़वातीन को वोट का हक देने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बना है। और आज ही के दिन 1919 में हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुआ है। और आज ही के दिन 15 मार्च 1964 में सोवियत यूनियन ने मशरकी कजाकिस्तान में जौहरी तजुर्बात किए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 15 मार्च 1969 में हिंदुस्तानी बहरिया में पहली हेलीकॉप्टर जो दस्ता है वो गोवा में शामिल किया गया है। और 1984 में आज ही के दिन यूरोपीय मुल्क तंजानिया का आईन मंजूर हुआ है। और आज ही के दिन 15 मार्च 1744 में फ्रांसीसी शहनशाह लुइस ने बरतानिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 1564 में, यानी कि 15 मार्च 1564 में मुगल बादशाह अकबर ने जजिया टैक्स ख़त्म कर दिया है। तो ये थी कुछ अहम मालूमात जो हमने आपके सामने रखी हैं तारीख के हवाले से। अब बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम में खबरों की शुरुआत करेंगे, और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफा गौहर। चलिए जनाब, आज सबसे पहले ज़रा बजट का एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं। जितनी हमारी बसात है उस हवाले से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कल रात देर गए लोकसभा के अंदर जिस बजट इजलास का दूसरा पड़ाव कल दिन में शुरू हुआ था, और शाम होते होते कल पहले दिन ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बजट जो आया था उसको मंजूरी मिली। और जब ये बजट पेश किया गया था तब से लेकर आखिर तक क्या कुछ हुआ। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना ने जम्मू कश्मीर के लिए 1,12,950 करोड़ रुपये का बजट मंजूर करवाया है कल लोकसभा से। और कल जब तहरीक सामने रखी गई वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की तरफ से, तो उसके तहरीक रखते रखते, यानी जब वो बजट का डॉक्यूमेंट सामने रखा गया तो हंगामा लोकसभा के अंदर हुआ। और कहा गया कि जनाब बजट पर बहस तो कल होनी चाहिए क्योंकि उसको पढ़ा जाए, लेकिन एक सेट प्रोसीजर के तहत जिसके तहत एक मोशन मूव किया गया था उसे माना। और उसके बाद कल 3 घंटे के अंदर अंदर बहस जो है वो इस पूरे मामले पर शुरू हुई है। और अब जब हम बात आपसे कर रहे हैं तो बात ये है कि जनाब बजट ज़ीरो डेफिसिट है, यानी तीसरी बार 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लिए तीसरा सालाना बजट ये है। और सालाना बजट जब तीसरा है तो इसके लिए बहुत बड़ी बात यह है कि ये ज़ीरो डेफिसिट बजट, वज़ीर ख़जाना की तरफ से कहा गया कि ज़ीरो डेफिसिट बजट है। कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। ये इस बजट की चंद बातें आपको रखूँगा, और साथ साथ ज़रा बजट की तस्वीरें भी कल की चलाइएगा लोकसभा की। कोई भी नया टैक्स इस बजट के अंदर जो कल पेश किया गया इसमें नहीं लगाया गया है। और ये भी साफ कर दिया गया कि इकोनॉमी जो हमारी है, मईशत जो जम्मू कश्मीर की है, ये जनाब बढ़ेगी जी 7.5% तक, यानी इकोनॉमी विल ग्रो एट द रेट ऑफ 7.5%।
जो हमारे ताजिर ब्रादर्स हैं वो इस बात को और इकोनॉमी को जानने वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं कि निर्मला सीतारमण ने क्या खाका आगे खींचा है जी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कल, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि बजट सामने रखा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7.5% तक लेने की बात उन्होंने कही है। और कल ये भी कहा गया कि 18,860 करोड़ रुपया सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होंगे जी बापत साल 21-22, यानी जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, चंद दिन बाकी है, इसमें 18,860 करोड़ रुपये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स थे उन्हें भी कल मंजूरी जो है वो मिली है लोकसभा के अंदर। और इस तरीके से जो मेजर बातें हैं, अब ज़रा मेजर बातों पर आते हैं कि क्या कुछ है जी बजट में, क्योंकि अभी तक आप मोटी मोटी बातें हर तरफ से सुन रहे थे। हमारी नज़र जो बजट के अंदर चली गई है और जो रिसर्च कुछ साहब ने निकाला है सुबह सुबह जी, उसके अंदर कश्मीर को रेल के ज़रिए से कनेक्ट किया जाएगा जी मुकम्मल तौर पर अगले साल। ये हदफ पहला है जो मुकर्रर किया गया है। उसके बाद मेट्रो रेल दौड़ेगी जी जम्मू और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, यानी जम्मू श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर। उसके लिए 2022-23 का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसके लिए रकूमात मकसद रखी गई है। रेवेन्यू जो है वो 25,314 करोड़ रुपये तक आ गया है और हमारा 35,581 करोड़ रुपया सेंटर हेल्प होगी। 29,750 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज का भी इस बजट के अंदर जो है वो रखा गया है। फिर जब आप इसको और खंगालने की कोशिश करेंगे तो PRIs जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर, उनके लिए रखा गया जी 1,313 करोड़ रुपया, DDCs के लिए 200 करोड़ रुपया, BDCs के लिए 71 करोड़ रुपया, JMC और SMC जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 100 करोड़ रुपया, लेक्स एंड जो हमारे लेक्स के लिए है, जो हमारे दरिया लेक्स हैं, झील है, उनकी सफाई के लिए 373 करोड़ रुपीज़ रख दिए गए। अब मेरी नज़र में दो एलोकेशंस बड़ी अहम है जी। एक, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिली है 11,832 करोड़ रुपए की, और उसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट को, दाखिला को 10.831 करोड़ यानी 10,831 करोड़ रुपया होम डिपार्टमेंट को मिला है। 11,832 करोड़ रुपया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बजट का हिस्सा चला गया है। निर्मला सीतारमण जब ये कल बजट सामने रख रही थी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि 2022-23 में लाइट मोटर मेट्रो रेल श्रीनगर और जम्मू में शुरू करने की बात कही गई है, और जब ये 22-23 में शुरू होगी तो इसका कंप्लीट टारगेट पीरियड जो है वो 2026 कर दिया गया है, और कहा गया कि इससे ट्रैफिक कंजक्शन जो है श्रीनगर और जम्मू में कम होगी। बजट प्रोविजन में CRIF के तहत 400 करोड़ रुपया सड़कों के लिए रखे गए हैं, 2400 करोड़ रुपया जो है वो PMGSY रोड्स के लिए है, 100 करोड़ रुपया नाबार्ड स्कीमों के लिए है, और 28 करोड़ रुपया मुगल रोड के लिए भी मुख्तस रखे गए हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी काम अभी बाकी है। इसी तरीके से 70 करोड़ रुपया जो नया सर्किट बन रहा है जी मानसर सुनानसर, इसके लिए, और सूफी सर्किट जो बन रहा है जी, और वाटर पार्क जो बनाने हैं ट्विन सिटी जम्मू और श्रीनगर के लिए, कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपया इन चीज़ों के लिए रखा गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जो मेरी नज़र में इसमें है वो क्या क्या है वो ज़रा फटाफट से मैं आपको बता दें चले। जम्मू कश्मीर बैंक के लिए 200 करोड़ रुपया कैपिटलाइजेशन अमाउंट के तौर पर रखने की बात कही गई है। 20 करोड़ रुपया जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाईवेज और रेस्टिंग प्लेसेस जम्मू श्रीनगर हाईवे और अपनी दूसरी हाईवे के लिए जी। 100 करोड़ रुपया फेस्टिवल प्रमोशंस पे, यानी टूरिज्म को इस बार बजट अच्छी मिली है जी प्रमोशन के लिए। 100 करोड़ रुपया दिया गया है कि फेस्टिवल प्रमोशंस करने होंगी, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट को डायरेक्टली मिलेगा जी। 357 करोड़ रुपया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को 2 म्यूनसिपल कमिटीज़ के अंदर मिलेगा जी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर मिलेगा, और 76 ULBs के अंदर मिलेगा। डेट टोटल कॉस्ट इज 357 करोड़ रुपीज़। उसके साथ साथ जब आप इसको और खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि 200 करोड़ रुपया प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स के लिए रखा गया, और 400 करोड़ रुपया ड्रग्स
इन हेल्थ सेक्टर के लिए, यानी हेल्थ को लेकर आपको टोटल जब आप देखेंगे इसको 406 करोड़ रुपया आपको मिलेगा जी, 600 करोड़ रुपया मिलेगा, 200 करोड़ रुपया का आपको मशीन और इक्विपमेंट्स लाने हैं, 400 करोड़ रुपये का आपको ड्रग्स देने होंगे जी, दवाइयाँ देनी होंगी, कहाँ पर, हेल्थ सेक्टर के अंदर। 150 करोड़ रुपया रखा गया है जी नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के लिए, इन्हें डेवलप करने के लिए। 150 करोड़ रुपये, इट्स मीगर अमाउंट, मेरे ख्याल से ये हो नहीं पाएगा, बहुत कम अमाउंट है जहां तक मैं मुबस्सिरीन से बात कर चुका हूं। पावर जनरेशन, कल मेरे साथ जब 5 बजे हम प्रोग्राम कर रहे थे तो कुछ साथियों ने कहा कि जनाब आप पॉइंट छूट गए थे, तो पावर जनरेशन पर जो मुझे रात देर गई मिला इसमें बाद में, इसमें यह कहा गया कि जनाब ये डबल होगी जी आइंदा 3 साल में। जो हमारी पावर जनरेशन है इसको दुगना करने की बात रखी गई है 2 साल के अंदर। यह भी साफ कर दिया गया कि 6 लाख मीटर जो है वो प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे। पहले 1 मीटर लगाया गया था, फिर स्मार्ट मीटर लगाया गया, अब प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। सिर्फ मीटर बदल रहे हैं, बुनियादी सतह पर आज भी जो गांव देहात के अंदर निजाम है वो बुरा है जी। रूरल कनेक्टिविटी यानी गांव देहात की कनेक्टिविटी एजेंडा पे है, फोकस किया गया है जी हाई एंड टूरिज्म के लिए, यानी जो हाई एंड टूरिस्ट है, जो जिसको लेकर हम पूरे साल बात करते रहे। एक टूरिस्ट वो है जो रूटीन में आता है, दूसरा होता है जो हाई एंड टूरिस्ट है, वो उसकी स्पेंडिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है, तो वो उस पर फोकस रखा गया है। गोल्फ टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से बातें जो है वो सामने रखी गई है। अब सड़कों की बात करते हैं जी। इस बजट के अंदर यह कहा गया कि 6000 किलोमीटर रोड लेंथ जो है वो ब्लैक टॉप की जाएगी रवा साल के दौरान। ये साल जो नया बजट साल शुरू होगा जी 23-24 का, उसमें इसको जी मुकम्मल किया जाएगा। 500 किंडरगार्टन स्कूल्स सरकारी सतह पर खोले जाएंगे। अब ये किंडरगार्टन मतलब जिसे आप करेक्ट कह रहे हैं जी, प्री वाले स्कूल्स ये खोले जाएंगे। तकरीबन 500 खोलने की बात जम्मू कश्मीर के अंदर रखी गई है। 200 करोड़ रुपया मिशन यूथ के तहत मिलेगा जी जम्मू कश्मीर के अंदर। मिशन यूथ मतलब आपको याद होगा कि खुद रोजगार स्कीमों को लेकर, और डिजिटलाइजेशन ऑफ पुलिस स्टेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास को भी प्रायोरिटाइज किया गया, और इस सिलसिले में भी पैसा जो है वो रखने की बात कही गई है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जी जो इस बजट के अंदर हमें नजर आई है, और उसका खाका हमने आपके सामने रख दिया। अब कुछ दोस्त हमें ये सोच रहे होंगे जनाब मुलाजमतों के हवाले से क्या कुछ है, तो मेरी अभी तक जहां तक नजर गई है बजट के अंदर गौर, वो ये है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कोई पॉलिसी अभी तक नहीं है इसमें। हमारा जो लोकल प्रमोशन है हॉर्टिकल्चर सेक्टर, वो इसमें मुझे मिसिंग रहा, कहीं पर मुझे नजर नहीं आया। हो सकता है कहीं आगे पीछे मेरी नजर में लिखा हो। एक मीगर अमाउंट लेकर जब आप कहेंगे कि हमने पैसा रखा है, जो हम चाहते थे, मतलब जो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती थी कि इस बार एक तो हॉर्टिकल्चर को प्रमोशन मिलेगा बड़े पैमाने पर, और टूरिज्म को जिस तरीके से एक टॉप लाइन पर रखा गया उसी तरीके से हॉर्टिकल्चर को लिया जाएगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होंगी, वो सारी चीजें जो है वो इसमें मिसिंग है। तीसरी बड़ी बात जो इसमें मुझे लग रहा है जो इमीडिएटली होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था कि नौजवान को रोजगार कैसे मिले। तो उस पर मुझे कल ही इस बात का अंदाजा हो गया था जब डॉक्टर जितेंद्र साहब बात कर रहे थे। वो कह रहे थे एकदम स्टेट के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि 100% रोजगार मिले जी सरकारी सतह पर, यानी आपको कमिटेड सैलरी मिले सरकार की तरफ से, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम जरूर ऐसे वेज एंड मीन्स ढूंढेंगे कि रोजगार उन्हें मिले, सरकारी नहीं, अगर प्राइवेट सेक्टर में ही सही, लेकिन वो मिले। तो इस तरीके से जो उम्मीदें थी, शायद इलेक्शन इस साल में होना है तो कोई स्पेशल बोनंजा मिलेगा जी, कोई दरवाजे खुलेंगे, वो यहाँ पर नज़र नहीं आया मुझे। और कल जब ये सारी बातें चल रही थी तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने मरकज़ी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए। 370 के बाद की सूरत हाल का जिक्र किया गया, स्टेटहुड को बहाल करने की मांग की गई, और ये भी साफ कर दिया गया कि जिस तरीके से कदगनी और पाबंदियाँ लगाई जा रही है ज़राए अबलाग पर, यह भी इंतहाई अफसोसनाक है। बाएं बाजू की जमातें हों, हिज़्ब इख्तिलाफ के कांग्रेस की जमात हो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों अरकान ने, जिसमें हसनैन मसूदी साहब ने कल फोरफ्रंट पर आकर बात कही है, उन्होंने खाका खींचने की कोशिश की कि किस तरीके से डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स और दीगर लोग जो है वो सड़कों पर हर दिन आते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस पॉलिसी इस बजट के अंदर वहाँ पर नज़र नहीं आई है। तो ये तो जनाब थी वो बातें बजट की जो हमारी नज़र में आई थी, जिसको लेकर हमने थोड़ी सी बात आपके सामने रखी है। याद रखिएगा डॉक्यूमेंट जितना हमारे हाथ आया था उसमें जो चीज़ें हमारे हाथ लगी उसका 81 और उसमें जो बातें थी वो हमने आपके सामने रखी है। लेकिन 2-3 फैक्टर जैसे मैंने आपको कह दिया
कि वो हमारी नज़र में जहां टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए था नहीं। सरकार की अपनी प्रायोरिटियां जो है वो हेल्थ है, सरकार की अपनी प्रायोरिटी है एजुकेशन है, होम डिपार्टमेंट है, क्योंकि फोरफ्रंट पर लड़ना है जी सबने। तो ये जो उनकी प्रायोरिटियां हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दी, और सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, फिजिकल डेफिसिट हमारा क्या है, किस तरीके से इकोनॉमी को वो लेना चाहती है, उस पर भी एक बात छोटी सी हमने जो है वो आपके सामने रख दी। एक दो चीज़ें ज़रा फटाफट से मैं आपके सामने और शेयर करते चलूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें और डेवलप हो रही है। अच्छा जी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को 600 करोड़ रुपया मिला है बजट के दौरान। 1206 करोड़ रुपया दिया गया है जी कीरू रेटल पावर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, 1206 करोड़ रुपया। 200 करोड़ रुपया दिया गया हेरिटेज प्रिजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ सूफी रिलीजियस साइट्स, ये बड़ा अहम है जी, 200 करोड़ रुपया इसके लिए भी दे दिया गया है। और इसी तरीके से जब आप इसको और देखेंगे तो ओल्ड एज होम बनेंगे जी, अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओल्ड एज होम्स बनेंगे। 400 नए और 300 एग्जिस्टिंग पंचायत घरों को रिनोवेट किया जाएगा या बनाया जाएगा, यानी 400 का टारगेट है, जिनमें 300 एग्जिस्टिंग है, यानी 100 नई बनेंगी। 400 नई और 300 एग्जिस्टिंग, इनको रिनोवेशन और नए तरीके से बनाने की बात भी कही गई है। डल निगीन लेक को हाई एंड एजेंडा के हाई एंड पे रखा गया। बजट कितनी है वो मैंने आपके सामने रख दिया था पहले ही। अच्छा, जॉब्स को लेकर एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है जी, वही प्राइवेट सेक्टर वाला मामला यहाँ पर है। जॉब फेयर लगाए जाएंगे जी, फैसिलिटेट किया जाएगा रोजगार के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर। यानी जो बात मैं बता रहा था वो सही आ रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें और हमारे सामने आ गई है। तो कल ही निर्मला सीतारमण ने यह बात भी बताई कि जनाब हालात बेहतर हो रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता करके सूरत हाल तब्दील हो रही है, जो माजी में था वो अब नहीं है। 1 दर्जन से ज़्यादा कानूनों का बराह रास्त इतलाक किया गया है। तो इस तरीके से खाका जो है वो कल जम्मू कश्मीर का वहाँ पर खींचा गया। तो बजट मोटा मोटा क्या है वो हमने आपके सामने जनाब खाका आज बता दिया है। मजीद तफसीलात के लिए आप हमारे राब्ता साइट पर चले जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, जहां पर आपको मुकम्मल डिटेल्स मिलेंगी। जी गौर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये बजट के हवाले से हमने आपको तफसीलात फराम की हैं, जहां तालीम को सबसे ज़्यादा जो बजट के दौरान रखा गया है कि तालीम को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा जम्मू कश्मीर के हवाले से। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर तालीम के हवाले के साथ साथ ही जो सहूलियात हैं वो किस तरह की है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी को लेकर जहाँ पहले ही इंतज़ामिया की जानिब से इस पर जोर दिया गया है कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ को रखा जाए सरकारी स्कूलों के अंदर, वहीं पर एक रिपोर्ट भी सामने आया है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों के अंदर तकरीबन 10% से भी कम सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सहूलियात जो है वो है। 10% से कम भी ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ इंटरनेट खदमात सहूलियात है। इसमें से जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें से सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट सहूलियात सरकारी स्कूलों के अंदर है वो है चंडीगढ़, जहां पर 100% इंटरनेट सहूलियात है सरकारी स्कूलों के अंदर। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप के अंदर 93.33% सहूलियात है स्कूलों के अंदर। दिल्ली में 88.18%, केरला में 87.16% सरकारी स्कूलों के अंदर इंटरनेट सहूलियात है। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे जो 10% से कम कौन से ऐसे रियासतें हैं, कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर 10% से कम इंटरनेट सहूलियात हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, उनमें से आंध्र प्रदेश 9.10, अरुणाचल में 3.44%, असम 4.32, बिहार में 2, छत्तीसगढ़ में 3.35, गोवा में 8.46, जम्मू कश्मीर में 5.18% सरकारी स्कूलों के अंदर जो इंटरनेट सहूलियात है। कर्नाटक में 7.75, लद्दाख के अंदर 1.86, मध्य प्रदेश के अंदर 3.81 और मणिपुर 2.36, मेघालय 1.27, मिजोरम 2.35, नागालैंड 3.03, उड़ीसा 2.72, तेलंगाना 8.03, त्रिपुरा में 1.61, उत्तर प्रदेश 2.94, उत्तराखंड में 6.40 और वेस्ट बंगाल में 9.65। यानी कि इससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह की सहूलियात सरकारी स्कूलों के अंदर है। जो आज डिजिटल की होती है बात, डिजिटल इंडिया, उसको लेकर इंटरनेट सहूलियात सरकारी स्कूलों के अंदर उसमें सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जहां पर 100% इंटरनेट सहूलियात है।
चलिए जी, बात बच्चों की हो रही है तो इंटरनेट फैसिलिटी को लेकर आदाद शुमार हमने आपके सामने रख दिए। 10% भी इससे भी कम स्कूल हमारे पास ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी इंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये जो आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं ये सरकारी आंकड़े हैं, क्योंकि ये आंकड़े और ये फिगर जो है कल लोकसभा के अंदर पेश कर दिया गया। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात बच्चों की हो रही है, स्कूलों की हो रही है। तो जम्मू कश्मीरों के स्कूलों के अंदर एक और परेशानी इस वक्त है, वालिदैन और स्कूल इंतजामिया आमने सामने है, क्योंकि फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस में कमी नहीं कर रहे हैं और अपनी मन मर्जियां चलाने के बराबर ही काम कर रहे हैं। इसको लेकर अब इंतजामिया हरकत में आई है और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी नाज़िम तालीम कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया है और ये हुक्मनामा साफ किया गया है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए जो बस सर्विस है उसे रिज्यूम किया जाए फिल फॉर, और जो फीस फिक्सेशन कमेटी की हिदायत है उन्हीं के मुताबिक आपने आगे बढ़ना होगा। आपको याद होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का एक दड़ा है, एक सेक्शन है, उन्होंने इसको मानने से इनकार किया तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं मानेंगे जी। अब डंडा चला है जी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से, देयर शुड बी इंक्रीज ऑफ 12% इन ट्रांसपोर्ट फीस विच was being paid by the student availing transport facility in October 2019. This hike will be operative from the date of reopening of school after winter breaks. ये ऑर्डर आपके सामने है। कल नाज़िम तालीम ने यह साफ कर दिया कि स्कूल दोबारा खुलने के बाद जनाब कई शिकायतें महकमा तालीम को भी मिली, पुलिस इंतज़ामिया को मिली, ट्रैफिक को मिली, जिसके बाद ये सारा देखा गया, ट्रैफिक इंतज़ामिया की तरफ से ये देखा गया कि स्कूलों को जो गाड़ियां दी गई हैं वो सड़कों पर पार्क होती है, वो जाती नहीं है और वालिदैन काफ़ी परेशान है और मुँह मांगी दामों पर जो है वो पैसा लिया जा रहा है। अब ये ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है कि जनाब फीस फिक्सेशन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की है उसी रिकमेंडेशन के तहत ही पैसा लिया जाए और अगर कोई भी स्कूल इसे मानने से कासिर रहा तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का ऑर्डर आपके सामने है। लेकिन अब सवाल दो इस वक्त हमारे सामने हैं और ये दोनों सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे जी। सीधे चलेंगे श्रीनगर, हिलाल हांजूरी हमारे ब्यूरो हेड हमारे सामने हैं। पहले ये हिलाल फटाफट से, पहले हमने देखा कि स्कूल खुले तो सबसे बड़ा मामला था ट्रांसपोर्ट का। दोनों तरफैन के बीच में यानी वालिदैन और प्राइवेट स्कूल के बीच में तालमेल हुआ नहीं, किसी भी तरीके से नहीं बनी बात, तो मामला चला गया फीस फिक्सेशन कमेटी ने। उन्होंने अपना एक रिपोर्ट रखी, इंटरिम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट पर भी सवाल है, लेकिन सवाल खुद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी खड़े किए, कहा कि हम इनको नहीं मानेंगे, जब हम अदालत जाएंगे। आज जो हुक्मनामा हम चला रहे हैं ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का है, जिन्होंने चाबुक चलाते हुए प्राइवेट स्कूलों को कहा है कि आपने ज़ाबिता के तहत ही कार्रवाई करनी होगी, नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कैसे इस पूरी खबर को आप एनालिसिस कर पाएंगे? देखिए गौर, मैं दो चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक ये कि जो आज रेट कार्ड आया है और FFRC ने इसे पेट किया है और स्कूल डायरेक्शन स्कूल ऑफ एजुकेशन की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर स्कूलों को मुतम्बिया किया गया है कि वो इन ऑर्डर्स को लेटर एंड सुपरेट माने, क्योंकि इस पर तमाम टेक्निकलिटीज है। लेकिन मैं एक चीज पहले गोशगुजार कराना चाहूंगा अपने नाज़िम को भी, क्योंकि इससे पहले साल 2019 में अक्टूबर के महीने में जो रेट कार्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और फी फिक्सेशन कमेटी की जानब से जारी किया गया था, क्या उस पर कोई अमल आवरी जमीनी स्तर पर हो रहा था? जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है? जितना बड़ा स्कूल उतना बड़ा स्टैंडर्ड और उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट चार्जेस वसूले जाते हैं और उसके बाद पेरेंट्स भी बेबसी का इजहार कर रहे हैं और स्कूल इंतजामिया भी उन्हें ट्रांसपोर्ट फी के नाम पर लूटे जा रहे हैं। यानी अगर 5-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर दो स्कूल है, एक छोटा स्कूल है और एक बड़ा स्कूल है, बड़ा स्कूल 2000 रुपए मान लीजिए कि वो चार्ज करता है, जब छोटा स्कूल 600 से 800 रुपए चार्ज करता है। ये डिफरेंस क्यों? अगर गाड़ियां भी सेम है, ड्राइवर भी सेम है, तेल भी वही डाला जाता है और डिस्टेंस भी सेम है, तो फिर क्या वजूहात है कि एक सेम डिस्टेंस पर दो टैरिफ के हिसाब से यहाँ पैसे वसूले जाते हैं पेरेंट्स से? क्योंकि जो बड़े स्कूल है वो ऐसी मनमानियां करते हैं और नतीजा ये है कि फिर इस रेट कार्ड की वायलेशन हो जाती है। नंबर एक। नंबर दो, जो स्कूल एसोसिएशन है यानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन थी, उनकी जानिब से जो एनालिसिस पिछली बारी की गई थी, उनका मानना है कि हमने इससे टेक्निकल बुनियादों पे बनाया है
तमाम तेल को भी नजर में रखा, ड्राइवर का चार्ज नजर में रखा, मैकेनिकल का चार्ज भी नजर में रखा, और उसके साथ साथ जो गाड़ी है उसको भी जेर नजर रखा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो फी फिक्सेशन कमेटी ने ये रेटनामा दायर किया है, जो उन्होंने रेट कार्ड बनाया हुआ है, उन्होंने इन पहलू को नहीं देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा। लेकिन अब देखने वाली बात हो, अब जब ये दोनों कंट्रोवर्शियल है, आपस में मुखालिफ है, अब देखने वाली बात होगी कि कितनी एक्शन ली जा सकती है ऐसे स्कूलों के खिलाफ जो ऐसी मनमानी करते हैं। और ये मनमानी बड़े दावे के साथ हम कह सकते हैं कि बड़े स्कूलों से ही शुरू हो जाती है। हिलाल, आपसे जानना चाहूंगा, चंद रोज कबल ही यानी कि 2 दिन पहले ही जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो सदर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जो फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से जो ट्रांसपोर्ट फी को लेकर जो रेट मुकर्रर की गई है, उन्होंने कहा कि वो उन्हें कबूल नहीं है। और ये साथ ही ये भी कहा है कि फी फिक्सेशन कमेटी के लिए दायरे इख्तियार में नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों के ट्रांसपोर्ट को लेकर वो फी मुकर्रर करे। हाँ, देखिए गौर, इससे पहले जो रेट कार्ड आया है साल 2019 में अक्टूबर के महीने जी, तो फिर उस वक्त क्यों कोर्ट के खिलाफ नहीं गए? क्यों उस वक्त वो कोर्ट में नहीं गए? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि हमें ये कबूल नहीं है, ये फी फिक्सेशन कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इस तरह के रेट कार्ड्स जारी किए हैं, हम ये मानने वाले नहीं हैं, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑथराइज नहीं है। ये साल 2019 से ही चल रहा था और आज इसमें एक तरमीम लाई गई है या इसमें कोई तब्दीली लाई गई है। और इस तब्दीली को, इस चीज को लेकर जब हम इस पूरे मामले पर गुफ्तगू करें ना, तो बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है। मुझे कुछ जिम्मेदारों की तरफ से लिखा जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जनाब आप जिस बार बार ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जरा ये भी बताइए कि जिस एसोसिएशन ने इसका ये जिक्र किया कि हम कोर्ट जाएंगे, उनके साथ कितने हैं? क्योंकि अक्सर स्कूल जो है वो उसके खिलाफ है, यानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी 2-3 हिस्सों में बढ़ चुकी है अब इस पूरे मामले को लेकर। हाँ बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया से इससे पहले भी देख रहा था कि जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से ये रेट कार्ड जारी किए गए और उसके बाद मेरे साथ कुछ स्कूल वालों ने राब्ता किया है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने फेसबुक आईडी पे भी डाला हुआ था कि अगर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 1950 रुपए 5 किलोमीटर दायरे के लिए अपना फी मुकर्रर किया है, हम 800 में ही करेंगे। मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स हैं कि ऐसे स्कूल भी हैं जो उन्होंने डायरेक्टली रिजेक्ट किया जी। वार साहब को कहा कि वार साहब ठेकेदारी नहीं करेंगे जी, ये गुमराहकुन बयान दिए जा रहे हैं और हमें जलील करने की कोशिश हो रही है, इस तरीके के बयान मुझे भेजे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स भेजे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी फिलहाल यहां पर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जनाब सरकार ने मन बना लिया, फीस फिक्सेशन कमेटी ने जो बात सामने रखी है उसके हिसाब से ही प्राइवेट स्कूलों को गाड़ियां चलानी होगी। लेकिन एक बड़ी बात जो हिलाल ने बताई कि क्राइटेरिया 12% का क्या था, उसकी भी बेस लाइन जो है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। छोटा सा ब्रेक के उस पार एक एनकाउंटर शुरू हुआ है। कहां पर यह एनकाउंटर है, क्या कुछ हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।